भाई और बहनों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुझे ये आपने अवसर दिया कि मैं आपके सामने कुछ बात रख सकूं। मुझे थोड़ा सा इसमें संशय भी था कि मैं इसके लिए उपयुक्त हूँ भी कि नहीं, क्योंकि मेरी संस्था जो है, जिस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ, कॉमन कॉज, उसकी गतिविधियों का केंद्र अभी तक न्याय व्यवस्था में सुधार नहीं रहा है। उसका तो जो उसकी गतिविधियां हैं वो गवर्नेंस रिफॉर्म्स, यानी पूरी शासन व्यवस्था में आमूलचूल सुधार, इस पर केंद्रित रहा है। लेकिन उसका एक महत्वपूर्ण अंग ये भी है कि न्याय व्यवस्था तो हमारी एक आधारभूत आवश्यकता को पूरा करती है, तो इसलिए इस क्षेत्र में भी हमने काम किया है। आपको याद होगा 2006 का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके तहत तमाम अंडर ट्रायल्स को, जो कैदी जेलों में पड़े सब रहे थे, जिनके खिलाफ चल रहे मुकदमे नहीं समय से निर्धारित किए, निर्णीत हो पा रहे थे, तो उनको एक झटके में छोड़ा गया था। वो कॉमन कॉज का की पहल थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में पी रामचंद्र राव के केस में उस जजमेंट को रिवर्स कर दिया, यानी उसको उलट दिया। उन्होंने कहा कि कोई समय सीमा नहीं तय की जा सकती, इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आघात होता है। लेकिन जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत को उन्होंने माना और ये कहा कि अगर किसी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और उसमें जो अधिकतम सजा निर्धारित है, उसका अगर आधा उसने अवधि पूरी कर ली है जेल में, तो उसको जमानत पर या जाति मुचलके पर छोड़ दिया जाएगा। तो उससे यानी सिद्धांत स्वीकार कर दिया गया और उसके तहत हजारों लाखों लोगों को जो जेल में पड़े सड़ रहे थे, उनको एक राहत मिली। एक दूसरा महत्वपूर्ण जो मामला था, उसमें हमने भगवान जी भाई की संस्था जनहित मंच के साथ सुप्रीम कोर्ट में 2008 में एक PIL दायर की थी, जिसमें न्याय व्यवस्था की जो दुर्दशा हो रही है उसके मुख्य कारणों को उजागर किया गया था और उनको डिमांड, सप्लाई और एफिशिएंसी तीनों दिशाओं से, तीनों उसकी जो पहलू थे उनको देखते हुए, उनका विश्लेषण करते हुए बहुत ही कारगर सुझाव सामने रखे थे। तो ये मुकदमा चलता रहा 6 वर्ष तक और अभी दिसंबर के महीने में अचानक एक झटके से उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, मात्र इसलिए कि अटॉर्नी जनरल जो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उस दिन उन्होंने कहा कि ये मुद्दे तो एक दूसरी अपील में, क्रिमिनल अपील में भी विचाराधीन है और तो इसलिए इस केस को सुनने की जरूरत नहीं है। तो एक छोटा सा आदेश समरी डिस्पोजल का सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। उसमें ये लिखा है कि इन मुद्दों पर तो पहले भी जुडिशरी निर्णय दे चुकी है। प्रश्न ये उठता है कि अगर जुडिशरी पहले निर्णय दे चुकी है तो ये हालत है क्यों न्याय व्यवस्था की, और फिर इम्तियाज अहमद की अपील में भी क्या, किस बिना पर विचार हो रहा है। तो हमने एक रिकॉल एप्लीकेशन कोर्ट में पेश की है, जिसमें इन मुद्दों को फिर से उठाया है और उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि अपने 10 दिसंबर के आदेश को वापस लें और इस केस को, इस PIL को पुनर्स्थापित करें और जो उसमें अहम मुद्दे उठाए गए हैं उनका पूरे विचार करने के बाद उनका निर्णय लिया जाए, जिससे कि वास्तविक राहत मिले। और इसमें एक बात महत्वपूर्ण ये भी है कि हमारी PIL में ये कहा गया है कि तमाम फैसले हैं उच्चतम न्यायालय के, लेकिन उन फैसलों पर अमल नहीं हो रहा है, उनका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। They are not being implemented. It is not enough to pronounce a judgment. We also have to put in a mechanism in place which ensures the compliance of those decisions. तो इस पर हमारा जोर है। तो हमें आशा है कि इसमें
सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश पर पुनर्विचार करके इस मामले को पुनर्स्थापित करेगा। एक तीसरा हमारा महत्वपूर्ण इस दिशा में जो योगदान रहा है वो एक PIL है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उसमें हमने राजनीति के अपराधीकरण के मुद्दे उठाए हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो उसमें एक प्रेयर थी हमारी कि जो हमारे सांसद हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स या स्टेट असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं, MLAs हैं, उनके खिलाफ मुकदमे में निर्णय भी हो जाता है, उनका कन्विक्शन भी हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक उसके विरुद्ध अपील दायर करके बच जाते हैं डिस्क्वालिफिकेशन से। यानी अपील पर फैसला नहीं हुआ, अपील में कोई स्टे भी नहीं मिला, कन्विक्शन बरकरार है, लेकिन अपील दायर करने मात्र से अगर वो 3 महीने के अंदर अपील दायर कर दें तो उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 8 उपधारा 4 में ये व्यवस्था है कि उनको उस सदन की अवधि समाप्त होने तक मेंबरशिप उनकी बरकरार रहती है। तो हमने इसमें ये आर्ग्यू किया था कि ये असंवैधानिक है, क्योंकि जो लोग मेंबर्स नहीं हैं वो इसके कारण डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मेंबर होने से डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं होंगे, ये पक्षपातपूर्ण है और इसको नहीं मेंटेन किया जा सकता। तो एक और भी PILs में ये मुद्दा था, तो उन सबको विचार में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये घोषित कर दिया कि ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और ये सेक्शन अब स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि 2 MPs तुरंत जिनका कन्विक्शन हो चुका था और जिनकी अपील पेंडिंग थी उनको सदन से बाहर कर दिया गया। एक पहले स्वास्थ्य मंत्री थे केंद्र सरकार में, उनको बाहर किया गया, और भी कई लोग, लालू यादव भी उसी में खेत रहे और भी विधानमंत्री जी, हाँ जयललिता उसमें पहले से थी, तो और भी कई उसके हुए। तो एक ये हुआ, और उसमें अभी पिछले वर्ष मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है। अभी ये केस पेंडिंग है, लेकिन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द PIL they have issued a landmark order which says that pending criminal cases against members of parliament and members of the state legislatures should be decided in a time-bound manner, most expeditiously within 1 year. तो ये आदेश कि 1 साल के अंदर जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं उनके खिलाफ चल रहे केसेस चाहे किसी भी स्टेट में हो, उनका डिस्पोजल होना चाहिए, और अगर उनका डिस्पोजल नहीं हो पाता है तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनको उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर ये संदेश जाता है कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो भी कानून की परिधि के बाहर नहीं हैं और न्याय उनका भी होगा, उनके भी अगर उन्होंने अपराध किया है तो वो भी अपराध के लिए समय रहते हुए, समय शीघ्रता से उन्हें उनके किए हुए का दंड मिलेगा। तो इससे पूरी न्याय व्यवस्था में एक सही संदेश जाएगा और उनकी कार्यप्रणाली में अंतर आएगा, क्योंकि हमारी एक न्याय व्यवस्था की एक बड़ी कमजोरी ये है कि जो प्रभावशाली लोग हैं उनको एक तरह की इम्यूनिटी मिल जाती है कि वो किसी न किसी बहाने एडजर्नमेंट लेते रहते हैं और डायलेक्ट्री मेथड्स अपनाते हैं, जिसके कारण उनके कुकर्मों की सजा उनको नहीं मिल पाती है। अब इसमें धीरे धीरे बदलाव आने लगा है, और अभी आपने देखा है कि हमारा एक और मसला था जिसमें कि पोल एलोकेशंस का में जो अवैधानिकताएँ हुई हैं और जो गड़बड़ी हुई हैं उन्हें उजागर किया गया था। उसके बहुत महत्वपूर्ण परिणाम हुए हैं। आपने देखा होगा कैप्टिव कोल ब्लॉक्स 218 थे 1993 से लेकर 2010 तक, तो उसमें से 214 कैंसिल कर दिए गए हैं, और
पिछले प्रधानमंत्री जी को भी जवाब देना पड़ रहा है, उनके विरुद्ध समन्स जारी हुए हैं, वो भी उसी केस का एक डेवलपमेंट है। तो मतलब ये है कि इस तरह के केसेस हमारी संस्था ने उठाए हैं, लेकिन हमारी संस्था ने ये सब दिल्ली में बैठकर किया है और 3-4 लोग मिलके उसको जो डेवलपमेंट्स होते हैं उनको एनालाइज करते हैं और कोर्ट्स में जाते हैं। पर ये एक जन सामान्य का आंदोलन नहीं है। हम लोग अपना काम जो कर सकते हैं अपने सीमित संसाधनों से वो करते हैं, और हम नहीं अपने आप को इस में सक्षम मानते कि हम जन सामान्य तक पहुंच सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और एक बहुत बड़ी हमारी सीमा है, यानी हमारी क्षमता की सीमा है। तो इसको देखते हुए हम बहुत ही आश्चर्यचकित हैं कि इतने कम समय में जनहित मंच ने, फोरम फॉर पास्ट जस्टिस ने कैसे सारे देश में अपनी पहुंच ले जा सके हैं और 49 सोसाइटीज़ लोकल लेवल पर बन गई हैं और इस वर्ष के अंत तक 100 हो जाएंगी और धीरे धीरे इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होगी और ये सच्चे अर्थों में एक देशव्यापी जन आंदोलन का रूप ले लेगा। मुझे इस बात की भी बड़ी प्रसन्नता है कि न्याय की परिभाषा जो अपनाई जा रही है इस आंदोलन में, वो केवल अदालतों तक सीमित नहीं है, क्योंकि न्याय एक ऐसी आधारभूत आवश्यकता है जो कि एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ जो आदान प्रदान होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, चाहे वो परिवार के अंदर हो चाहे परिवार के बाहर हो, उन सब में न्याय की आवश्यकता होती है और न्याय के आधार पर ही कोई स्थायी संबंध बन सकते हैं। तो जैसा अभी कहा मंगा जी ने कि अगर किसी मरीज को चिकित्सालय में ध्यान नहीं मिल पा रहा है, उसे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, तो वहाँ भी न्याय का प्रश्न है। तो उस न्याय को दिलाने में अगर ये स्थानीय समितियाँ, स्थानीय केंद्र फोरम फॉर पास्ट जस्टिस के मदद कर सकें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो ये न्याय को एक अधिक व्यापक परिभाषा देने का काम होगा। ये बहुत स्तुत्य प्रयास है और इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मेरी कल शाम चर्चा हुई, आप लोगों से मैंने बात की, भगवान जी भाई से, मोंगा जी से बैठ के चर्चा हुई। तो मैं जानना चाहता था कि इसके अलावा और क्या करेंगी सोसाइटी। तो मुझे बताया गया कि यात्रा निकलेगी और धरना दिया जाएगा। तो ये बात मेरे ख्याल में एक सिंबॉलिक, एक सांकेतिक गतिविधि है। ये इसकी भी अपना महत्व होता है। आपको पता होगा कि दांडी मार्च में गांधी जी ने एक चुटकी नमक लेकर उठा लिया था और इस तरह से अंग्रेजों के जो काला कानून था उनका नमक के ऊपर, तो उसको तोड़ने का एक संकल्प किया था। तो ये एक संकेत था, लेकिन उसके बाद सत्याग्रह आंदोलन ने एक बहुत विशाल रूप ले लिया। तो इस तरह का संकेत अपना महत्व रखता है, लेकिन उसके पीछे एक पूरी रणनीति और एक कार्य योजना होती है। बिना उसके मात्र संकेत अगर है तो उसका कोई असर नहीं होता, कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए आवश्यक है कि धरना और यात्रा जैसे सांकेतिक गतिविधियों के पीछे एक पूरी निश्चित रणनीति हो और एक योजना हो। तो इसमें मेरे कुछ सुझाव है जो कि मैं कहूँगा कि एक आर्मचेयर एनालिस्ट की प्रस्तावना है, उनका एक प्रोपोजिशन है। इसके पीछे ग्राउंड वर्क करने वालों का जो अनुभव होता है वो नहीं, लेकिन फिर भी जो मैं समझ सकता हूँ मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि मोंगा जी ने मुझे ये निर्देश दिया है कि मैं उसके बारे में बात करूँ। तो मैं आपको कुछ और गतिविधियों जो हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने क्या किया है उसका उदाहरण देकर अपनी बात समझाना चाहूँगा।
आपने सुना होगा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के बारे में, उनका मुद्दा है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इस पर वो काम करते हैं और इस पर काम वो इस तरह से करते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन के प्रोसेस में आए, लोगों को पता लगे, इलेक्टर्स को पता लगे कि उनके सामने किस तरह के कैंडिडेट्स आ रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, क्या एजुकेशन है उनकी एसेट्स क्या है, उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स क्या हैं, और वो ये भी फॉलो करते हैं कि अगर एक इलेक्शन में उनके पास इतनी संपत्ति थी तो दूसरे इलेक्शन तक जब उन्होंने फिर से अपना दायर किया एफिडेविट, तब तक उसमें कितनी वृद्धि हुई, उसकी उससे ये सूचना जब आती है जन साधारण के सामने, तो उनके मन में ये प्रश्न उठते हैं कि उनके वाकई ये हार्ड अर्न्ड मनी है या ब्लैक एंड इलिसिट गेन्स हैं उनके। तो इस तरह की सूचना वो रखते हैं, इनकी एनालिसिस इतनी सटीक होती है कि स्वयं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये अपेक्षा करता है कि ADR इन चीज़ों को पूरा एनालाइज करे, जिसके बाद उस एनालिसिस को इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, सबको इलेक्शन कमीशन खुद फॉरवर्ड करता है। तो ऐसी ये इसलिए हो पाता है कि उनकी उपस्थिति है सभी राज्यों में। उन्होंने नेशनल इलेक्शन वॉच बनाए हैं। तो फोरम फॉर पास्ट जस्टिस इस दिशा में पहले ही एक ढांचा स्थापित कर चुका है। कई राज्यों में स्थापना हो चुकी है सोसाइटीज़ की, और धीरे धीरे और राज्यों में भी हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हो रही है। अभी दहानों के बारे में बात की गई, जो कि एक तहसील के स्तर का है। तो वहाँ पर ये सोसाइटीज़ किस तरह से न्यायपालिका में जवाबदेही बढ़ाने के लिए अपना योगदान कर सकती हैं, क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उसमें किसी तरह की जवाबदेही नहीं है। मैं जस्टिस पवन्ना की उपस्थिति में ये बात कहने का दुस्साहस कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इसमें उनकी स्वीकृति होगी कि यहाँ पर ऐसे भी तमाम मामले हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को दरकिनार करके नीचे के स्तर के न्यायालयों ने अपने फैसले दे दिए। ऐसे तमाम केसेस हैं कि जिसमें कि प्रोसीजरल कोर्ट्स में जो प्रिस्क्राइब है तरीका कि किस तरह से संचालन होगा ट्रायल का, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए आमतौर पर सभी स्तर पर ऊपर से लेकर नीचे तक मुकदमों की सुनवाई होती है। एडजमेंट्स कितने दिए जाने चाहिए, उसके क्या विधायिका ने क्या निर्धारित किया है, लॉ में क्या है, CPC में क्या है, CRPC में क्या है, उससे मतलब नहीं कोई खास। वकील जो कि कोर्ट के ऑफिसर्स हैं, वो किस तरह से कंडक्ट करते हैं, कोई जवाब नहीं। कोर्ट स्टाफ क्या करता है, रजिस्ट्री के क्या खेल होते हैं, हम लोग भुगत रहे हैं, रोज देख रहे हैं कि किस तरह से यहीं पर उड़ीसा में हमारे एक PI हमने दायर की है उड़ीसा हाई कोर्ट में, क्या क्या तमाशे उसमें हो रहे हैं रजिस्ट्री के लेवल पर, तैयार नहीं किया। तो कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं। पुलिस प्रोड्यूस कर रही है कि नहीं प्रोड्यूस कर रही है अंडर ट्रायल्स को, जेल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, दे कैन गेट अवे विद ब्लू मर्डर। तो ये जो स्थानीय सोसाइटीज हैं, ये अपने क्षेत्र में पूरे न्यायपालिका इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी प्लेयर्स इसमें हैं, उनकी गतिविधि पर एक बिल्कुल हॉक आई, एक निगाह रख सकते हैं और उनकी जवाबदेही इस तरह से सुनिश्चित कर सकते हैं। कैसे एडजमेंट दिए जा रहे हैं, वकील क्या कर रहे हैं, इसके लिए सूचना लिटिगेंट्स के साथ आप संपर्क करेंगे तो आपको मिलेगी। एक क्रेडिबिलिटी बन जाएगी, तो स्वयं लोग आकर अपनी यथाकथा आपके सामने रखेंगे। तो हार्ड एविडेंस, ठोस आंकड़ों पर आधारित जो बात कही जाती है उसका बहुत असर होता है। केवल हम अपनी मान्यता के आधार पर कुछ बात कहते हैं तो वो
क्रेडिबल नहीं होती है, उसमें इतना बल नहीं आता। तो जो मांग है न्याय व्यवस्था में सुधार की, उसके पीछे अगर हमारे पास ये हार्ड एविडेंस होगी, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन हम पेश कर सकेंगे, तो फिर उसमें ट्रैक्शन होगा, वो उसका प्रभाव पड़ेगा और कन्विंस कर सकेंगे। तो मेरा ये सुझाव है कि इस दिशा में भी आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए और आपकी एक आउटरीच होनी चाहिए। इसमें आप शामिल कर सकते हैं सभी लोगों को जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। All those who have a stake in the streamlining and revamping of the system of administration of justice in the country should be contacted. You should reach out to them and include them in this collective effort. ये मेरा एक विनम्र सुझाव है जिसे मैं आपके सामने रखूँगा। हमारी न्याय व्यवस्था के शिथिल हो जाने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, हमारे समाज में रूल ऑफ लॉ की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं। इसके कारण हमारे यहाँ अगर आप देखें, एक एनालिसिस आपके सामने पहले भी आ चुकी है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के पीछे भी काफ़ी हद तक हमारी न्यायपालिका की कमजोरी है, क्योंकि लोगों को न्याय नहीं मिलता। न्याय के लिए जो व्यवस्था की गई है उसके अंदर, तो इसलिए वो जाते हैं बाहुबलियों के पास, जो लोकल टफ्स हैं उनके पास जाते हैं, फिर वो लॉ इन्फोर्समेंट का काम, वो डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम करने लगते हैं और डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम करते करते उनकी एक हैसियत बन जाती है और फिर स्टैंडिंग हो जाती है उनके समाज में और फिर वो राजनीति में आने लगते हैं। पहले तो वो राजनीति के बाहर रहकर राजनीतिज्ञों का समर्थन करते हैं, लोग उनके पीछे लोग उनकी मदद मांगते हैं, फिर धीरे धीरे वो स्वयं राजनीति में आने लगते हैं। तमाम इसके उदाहरण हैं, अरुण गावली और वगैरह वगैरह, कितने लोग हैं कि जो धीरे धीरे डिस्प्यूट सेटलमेंट से शुरू करके फिर अपनी स्टैंडिंग बनाते हैं और फिर स्वयं राजनीति में प्रवेश कर लेते हैं। तमाम इसके उदाहरण बिहार में, उड़ीसा में आपको मिल जाएंगे, जिसे देने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमारी न्याय व्यवस्था सक्रिय होगी और हम लोगों को इस बात का विश्वास होगा कि उन्हें समय से न्याय मिलेगा, तो ये इस तरह से राजनीति का अपराधीकरण भी पीछे चला जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी शुरुआत फोरम फॉर जस्टिस के तत्वावधान में हुई है और इसको इस दिशा में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और तभी ये इन सोसाइटीज़ की सच्ची सार्थकता और धन्यवाद।